हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 62 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 63 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य से स्वतंत्रता तक अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के विभिन्न पक्षों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है। आपने उत्तर लिखा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और फिर धीरे धीरे उसका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन ने भारतीय आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था के सभी पहलुओं को प्रभावित किया, परंतु इसका व्यापक प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत हथकरघा एवं हस्तशिल्प में बेहतर और वैश्विक व्यापार में आगे था। वहीं आज़ादी के बाद हमें अपने देश के लिए अनाज आयात करना पड़ता था, जिसका मुख्य कारण ब्रिटिश नीतियां थीं। कंपनी ने कपास पर एकाधिकार कर भरपूर मुनाफा कमाया। कंपनी ने बुनकरों को कम कीमत पर माल बेचने के लिए मजबूर किया, किसानों पर अत्यधिक कर लगाया और धन इकट्ठा किया। इस धन से माल खरीदकर ब्रिटेन के बाजार में बेचा गया। उस दौर में कंपनी ने सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप की नीति अपनाई। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, जिससे एक नया पूंजीपति वर्ग उभर कर आया। इसके दबाव के कारण ब्रिटिश नीतियां औद्योगिक पूंजीवाद की ओर मुड़ गई। अब भारत में कच्चा माल जैसे कपास, रेशम, अनाज का निर्यात ब्रिटेन को तथा ब्रिटेन द्वारा तैयार माल का आयात भारत को किया जाने लगा। औद्योगिक क्रांति के द्वितीय चरण में औद्योगिक देशों में पूंजी का संचय हो चुका था, किंतु अब पूंजी निवेश की समस्या थी। इस समस्या से निपटने के लिए अंग्रेजों ने भारत में पूंजी निवेश की, जैसे रेलवे, बागान, जहाजरानी, सरकारी ऋण आदि क्षेत्रों में निवेश की। इससे भारतीय जनता को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन नकारात्मक प्रभाव से अलग कर सकारात्मक प्रभाव की तरफ देखें तो इन्होंने भारत में आधारभूत ढांचे जैसे आदि के विकास में सीमित योगदान दिया। इसके अलावा बजट निर्माण, कृषि मंत्रालय, अकाल नीति, श्रम नीति आदि का आधार तैयार किया। अतः उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि ब्रिटिश के आर्थिक नीतियों का प्रभाव नकारात्मक अधिक पड़ा। ब्रिटिश द्वारा 18वीं शताब्दी के मध्य स्वतंत्रता तक अपनाई गई नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का परंपरागत ढांचा छिन्न भिन्न हो गया। भारतीय किसानों ने और बुनकरों ने भारतीय इतिहास की सबसे भयानक स्थिति का सामना किया। औपनिवेशिक नीति के कारण भारत गरीबी के दुष्चक्र में फंस गया और ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के बलबूते पर औद्योगिक राष्ट्र बन गया। वाह, आपका निष्कर्ष तो बहुत अच्छा है लास्ट का। खैर, आपके प्रश्न को तो हमने पढ़ लिया, आपने अच्छा प्रश्न लिखा है। हाँ, बस ये कि थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा का आपने उल्लंघन कर दिया है, तो कोई बात नहीं, होता है जब हम फर्स्ट टाइम आंसर लिखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न को इनकोड करेंगे। लेकिन इनकोड करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये कि ऑलरेडी हमने इस प्रश्न को अपनी जीएस मेंस बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग की सीरीज में इसे डिस्कस कर लिया है। वहाँ पर हमने इसका एक बेहतरीन उत्तर फ्रेम भी प्रोवाइड करा दिया है। लेकिन आज हम क्या करेंगे कि आज हम कोई उत्तर फ्रेम आपको नहीं प्रोवाइड कराएंगे। हम आपके प्रश्न की एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उन इरिलेवेंट लाइन को हटाने का प्रयास करेंगे जो कि आपसे गलतियां हो जाती हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप कोशिश ये कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम से ऐसी लाइंस आप उपयोग में नहीं लाओगे और आपका उत्तर शब्दों की मर्यादा में बंध जाएगा। दूसरी चीज़, हम आपको ये भी बताएंगे कि पैरा चेंज करते वक्त आपको संयोजक शब्दों का उपयोग कैसे करना है। इसके अलावा आपको अपने उत्तर को कैसे शुरू करना है, अर्थात हम आपके उत्तर में ही अमेंडमेंट करेंगे, अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं बताएंगे। हाँ, बस हम 3 पॉइंट नए बताएंगे। एक जॉन सुलीवन का स्टेटमेंट बताएंगे, दूसरा सव्यसाची भट्टाचार्य के 2 स्टेटमेंट बताएंगे और साथ ही हम मार्क्स का एक स्टेटमेंट बताएंगे जो कि हमने वहाँ पर नहीं बताया था। अब आपके मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं अब आपको ऑप्शनल की तरीके से इस प्रश्न को गढ़ना चाहता हूँ। और वैसे भी जब आप पुरानी चीज़ें फिर से वही रिपीट पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, कुछ नया हो तो अच्छा लगेगा। तो हम नएपन के लिए इसमें 3 पॉइंट और ऐड कर देंगे, ताकि अगर ऐसा प्रश्न ऑप्शनल में पूछा जाए तो आप अच्छे से कर सकें। जीएस के लिए हमने ऑलरेडी वहाँ पे करा दिया है। क्लियर? तो अब देखते हैं इसको इनकोड करके।
भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य, आपको पता है जब भी 18वीं शताब्दी का मध्य आए, 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध आए, तो वो हमेशा 1750 के बाद की घटना होती है। क्लियर? तो आप हमेशा याद रखिए 1750 के बाद 18वीं सदी का मध्य या 18वीं सदी का उत्तरार्ध। और इसके पहले जो भी होगा 1701 से 1749 तक वो पूर्वार्ध होगा। और ये सब में 19वीं सदी के पूर्वार्ध, कई बार क्या होता है बच्चे यही चीज़ नहीं समझ पाते कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध का क्या मतलब। तो आप बता सकते हो 19वीं सदी का पूर्वार्ध का मतलब 1801 से लेके 1849 तक। उत्तरार्ध का मतलब 1850 से लेके 1899 तक। क्लियर? तो 99 ये हो गया आपका 19वीं शताब्दी। तो आप ऐसे समझा करिए। क्लियर? ये आपका क्लियर हो गया। फिर है स्वतंत्रता संग्राम तक, अर्थात आपको कितनी लंबी टाइमलाइन दे दी, 200 वर्षों की। और आपसे प्रश्न पूछा 150 वर्ड में। 200 वर्षों की समय सीमा दी है और 150 वर्ड आपको शब्द सीमा दी है। क्लियर? तो अब सोचो आपको कितने अच्छे से शब्दों को संतुलित करना है और साथ ही नीतियाँ नहीं बतानी है, केवल उसकी आलोचना भी करनी है, सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट भी बताने हैं। समझ के कितना जटिल काम है, फिर भी आप लोग लिख सकते हो और आपने लिखा भी है, इसकी मैं तारीफ करूँगा। अब हम देखते हैं, जब हमने इस प्रश्न को इनकोड कर लिया तो अब हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे और बताएंगे कि कहाँ पे आपको कौन सी चीज़ नहीं लिखनी। जैसे आप जब भी अपने उत्तर को शुरू करें तो आप इन लाइंस को बिल्कुल भी उपयोग में ना लाएं, क्योंकि आपसे ये लाइनें बेसिकली शब्दों को बढ़ा देती हैं। क्लियर? साथ ही आप इस लाइन को उपयोग में मत लाएं। क्यों? क्योंकि ये निष्कर्ष में हम उपयोग में ऑलरेडी ला चुके हैं। तो हम पहले निष्कर्ष वाली बात को ऊपर ना लिखा करें, हम एग्जामिनर को कहानी में पहले फंसाएं तो ठीक। साथ ही हम ये विश्लेषण के पक्ष को हटाएं। अब आप समझ गए, यानी कि आप ये समझ गए होंगे कि आपका ये जो पूरा पैरा है, लगभग ये जो पूरा पैरा है, ये हमें नहीं लिखना है। क्लियर? यानी कि ये हमारा किसी काम का नहीं है। तो अब आप समझ गए कि हमारे ये वर्ड बच गए ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम इसको हटाते हैं, आगे पहुँचते हैं। यहाँ जब हम आए तो ये वही विश्लेषण वाली बात है, इसको भी हम हटा देंगे क्योंकि ये भी हमारे किसी काम की नहीं है। क्लियर? अब जब हमने ये चीज़ें हटा दी तो हम शुरू कहाँ से करें? हम शुरू यहाँ से करें। क्लियर? यहाँ से क्यों शुरू करें? क्योंकि यहीं से आपने प्रश्न की मांग के अनुकूल लिखने की शुरुआत की है। समझ रहे? और आप इसी को जब करो तो इसको रजनी पामदत्त ने जिस प्रकार इकोनॉमिक हिस्ट्री में अपनी बात बताई है, पूरे इंडिया की इकोनॉमी को 3 पार्ट में बांट कर बताया है, आप उसके आधार पे बताओ कि कैसे वाणिज्यिक क्रांति उन्होंने बताई, कैसे उन्होंने व्यापार की बात की और कैसे उन्होंने मुक्त व्यापार की बात की। आप ये 3 प्रोसेस को उनके बता दोगे तो उस बेस पे आपका उत्तर गढ़ जाएगा। हालांकि आपने लिखा वही चीज़ है, तो आप ऐसे लिख दो और ये पॉइंट के बाद फिर ये वाला पैरा आप कर दो। ठीक है, ये अच्छा है आपका। जब आपने ये कर लिया, फिर आप इसके बाद क्या करें, आप इसके बाद इसमें, हाँ, ये वाला जब कर लिया तो जैसे ये लिख दिया ना, जनता को कोई फायदा नहीं हुआ, किंतु अब ये लेकिन वर्ड हटाइए यहाँ से। ठीक है ना, ये लेकिन वर्ड काम का नहीं, यहाँ पे डाला करिए किंतु। किंतु गहराई से देखें तो इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले, जैसे भारत में यातायात संचार आदि का विकास हुआ। साथ ही कई भारतीय उद्योगपतियों के द्वारा, विशेष तौर पर कावसी नाना के द्वारा सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। वहीं टाटा जी के द्वारा कई सारे उद्योग धंधे लगाए गए, चाहे टिस्को हो, आप ऐसा उल्लेख कर सकते हो। क्लियर? साथ ही कई सारी नीतियाँ आई। अब आपने इतना लिख दिया। अब जब आपने इतना लिख दिया तो फिर आप क्या करोगे? उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि ब्रिटेन की जो आर्थिक नीति थी वो बेसिकली उनके अपने औपनिवेशिक या मात्र देश के हितों से पोषित थी। हालांकि उसकी प्रति उत्तर में भारत का भी आर्थिक कल्याण हो पाया, जिसकी मात्रा बस आंशिक मात्र थी। क्लियर? आप ऐसे अपना निष्कर्ष लिखकर इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो। इतना आपको नहीं लिखना कि भारतीय बुनकरों का क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद क्या रोल आया, ये आपसे नहीं लिखना है। यही चीज़ें तो आपको बचानी है। अब सोचो आपने अगर ये सारी चीज़ें बचा ली और आपने इतने वर्ड यहाँ से हटा दिए ये वाले, ठीक है, अब आपके कितने वर्ड बच गए? ये यहाँ पे इतने वर्ड बच गए। मैं मान के चलता हूँ कि एक लाइन में 7 वर्ड होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 लाइनें ये हो गई। फिर आपकी ये लाइनें हो गई लगभग 6 6 5 11 हो गई। ठीक है, 11 और फिर 3 14 3 17 1 18, 18 और 3 21 और 3 कितनी हो गई बताइए? 24 25 26 लाइनें ये हो गई।
और आपने थोड़ा सा सुबह शुरुआत में स्टार्टिंग में बुक का नाम बता दिया, लगभग 30 लाइनें हो गई। 7 त्रिक 21, हमने मान लिया 30 लाइनें हैं, 7 वर्ड आपके एक लाइन में हैं, तो 210 वर्ड में आपने विश्लेषण कर दिया। यही आपको तो करना है, इससे ज़्यादा आपको करना नहीं। 225 वर्ड में आपसे प्रश्न पूछा गया होगा, समझ गए। ऐसे वर्ड लिमिट हमें अपनी बचानी पड़ती है। क्लियर? तो आप समझ गए। अब जब आप ऐसे उत्तर लिखा करें तो आप इस चीज़ का जिक्र कर दें। अब ये तो हमने आपके ही उत्तर को विश्लेषित कर दिया। वास्तव में जब हम इकोनॉमी हिस्ट्री पढ़ते हैं या हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन की इकोनॉमी की जो व्यवस्था थी वो इंडिया को किस प्रकार बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हो असहाय बना दी थी, इसके संदर्भ में कई सारे हिस्टोरियंस ने अच्छा लिखा है। जैसे आप सव्यसाची भट्टाचार्य की जब बुक पढ़ेंगे कभी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसमें उन्होंने एक बात कही है कि गांव के गणेश लक्ष्मी के भाग्य विधाता बन गए। आप में से जब कोई ऐसा प्रश्न लिखेगा इस टॉपिक पे, गांव के गणेश लक्ष्मी के भाग्य विधाता बन गए, हालांकि आप ना भी लिखें, लिखें तभी जब आपको ये बुक पता हो और आपने पढ़ी हो। और अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो हम आपको ऐसे प्रश्न को सॉल्व कराएंगे जब हम हिस्ट्री की अपनी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, यानी कि हिस्ट्री ऑप्शनल की हम आपके लिए जब टेस्ट सीरीज लागू करेंगे जो कि पूरी तरह से निःशुल्क होगी। देखिए हमारे चैनल में आपको हर एक चीज़ निःशुल्क मिलेगी, कभी आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा जब हम कोई इनिशिएटिव शुरू करेंगे तो उस पर हम पैसा लगाएंगे। जैसे ऑप्शनल की क्लास हम शुरू करने वाले हैं तो क्या हम उस पर पैसा लगाएंगे? कोई भी चीज़ का किसी का भी कोई पैसा नहीं, ऑलरेडी ये फुली इनिशिएटिव फ्री है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन, नए क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। क्लियर? फिर आप देखोगे उसी समय जॉन सुलिवन क्या कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी की जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि हम गंगा से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सोख लेते हैं और उसे टेम्स में जाके निचोड़ देते हैं। क्लियर? टेम्स वहाँ की रिवर थी, आपको पता है ब्रिटेन उसी के किनारे बसा है। तो ये सारी चीज़ें जब देखते हो, मार्क्स क्या कहता है कि भारतीय जो हस्तकरघा हैं या बुनकर हैं उनकी हड्डियां मैदान में बिखरी पड़ी हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट जब आप देखते हो तो इनसे लगता है कि हाँ सच में इन्होंने शोषण की प्रवृत्ति को काफ़ी बढ़ावा दिया। साथ ही अकाल के कारण काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो गई, और ये अकाल एक बार या दो बार नहीं आए, बारंबार आए, लेकिन इनका मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं था। जबकि अकाल इससे पहले भी आते थे, अकाल मौर्यन टाइम पीरियड में भी आते थे, लेकिन सौगौरव और महास्थान अभिलेख इस बात के लिए हमें दर्शा देते हैं कि राज्य कितना कल्याणकारी था। बट यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये औपनिवेशिक दासता और औपनिवेशिक विचार से प्रेरित थे। यहाँ साम्राज्यवाद का कॉन्सेप्ट निहित था, यहाँ पे मात्र देश का कल्याण निहित था, उपनिवेश का कल्याण निहित नहीं था। क्लियर? तो आप ऐसे इस चीज़ में एक दो पॉइंट ऐड कर सकते हो। और जब भी आप ऐसे प्रश्न को लिखें तो आप समझ जाया करें वास्तव में प्रश्न आपसे पूछा क्यों है इतनी लंबी लाइन को या इतने लंबे टाइम पीरियड को। क्योंकि वो जानता है कि आपने अगर रजनी पामदत्त को पढ़ा है, उनकी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर आपने पढ़ी है और आप उस पर उनके जो चरण हैं डिवाइड करने के मार्क्स से जो प्रेरित हैं, तो आप उसी आधार पर हमें डिस्क्राइब कर दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति और जो निवेश की बात है ये कैसे हुई। क्लियर? तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर हमें कैसे लिखना है और किन किन वर्डों का या कैसे इसकी भूमिका, इन चीज़ों से बचना है, प्रश्न को कैसे डायरेक्ट हमें लिखने की शुरुआत करनी है। उम्मीद है आपको ये आंसर समझ में आया होगा। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।